जय हिंद भाई। अभी जो क्लास रहने वाली है ये अपना साइंस का पोर्शन रहेगा। इसमें आज के जो क्वेश्चन हैं उनका लेवल कुछ हार्ड है। ठीक है, जो अभी तक तुम करने लग रहे थे वो एक बेसिक चल रहा था अपना। ठीक है, अभी आज इस क्लास से आप लोगों को पता लग जाएगा कि कितना और पढ़ना आपका लिए जरूरी है। इसमें जो क्वेश्चन डाले गए हैं प्रीवियस एग्जाम के, जो आर्मी एयरफोर्स नेवी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ना, वो सारे के सारे मेंशन हैं। तो आज वाले अभी यहाँ पर 35 तक क्वेश्चन रहेंगे, तो अपने कॉपी में 35 तक तुम लोग मार्क करके रखना कि आज वाले लेवल से तुम कितना क्वेश्चन जो है वो कर पाते हो। और फिर इस क्लास से अपने आप को एग्जामाइन करना कि कितना और पढ़ना आप लोगों को जरूरी है। ठीक है ना, क्योंकि हर रोज जो चलती है थोड़ा बेसिक लेवल, आर्मी में थोड़ा जो लो लेवल की अगर हम बात करें तो वो क्वेश्चन लेके आते हैं, बट आज वाली क्लास में आपको थोड़ा लेवल हाई देखने को मिलेगा। तो क्लास को कंप्लीट करिएगा और पूरा देखिएगा और अपना खुद का भी एक टेस्ट लेके देखिएगा कि आप लोगों को कितना और जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और उससे भी पहले भाई, जो भी बच्चा पहली बार क्लास को देखता है तो आगे बढ़ने से पहले अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो नेक्स्ट क्लास है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। करें स्टार्ट आज की क्लास। चलो भाई, तो पहला क्वेश्चन देखिए आज का। शाबाश, पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा क्या है। क्वेश्चन की लैंग्वेज शायद वही रहेगी बट लेवल आप लोगों को थोड़ा अप लगेगा। ठीक है, तो बताओ अभी इसका क्या हो जाएगा। पता लग गया, आंसर मार्क कर लिया। यहां पर है, वैसे तो आपसे बहुत बार पूछा जा चुका है कि रोगों से लड़ने के लिए कौन जिम्मेवार है, तो वो आप लोग फटाक से बता देते हो कि क्या होता है, WBC होता है। क्या होता है, WBC होता है। श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं जो रोगों से लड़ती हैं। बट अभी अगर इसके लिए अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है, तो सारे विटामिन ही। तो इसमें जो सही आंसर रहेगा वो आपका रहेगा भाई विटामिन ए। कौन सा रहेगा, विटामिन ए जो है ये किसके अंदर इकट्ठा होता है, यकृत यानी कि लीवर के अंदर इकट्ठा होता है या संग्रहित होता है, याद रखिएगा। और रोगों से बचाने में क्या करता है, मदद करता है। कौन सा विटामिन हो जाएगा, ए। क्या आप इसका नाम बता पाएंगे, क्या हो जाएगा, रेटिनॉल। क्या बोलते हैं इसको, रेटिनॉल बोलते हैं। बी को क्या बोलते हैं, थायमिन। बी को क्या बोलेंगे, थायमिन। सी को क्या बोलेंगे, एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है ना, एस्कॉर्बिक अम्ल बोलेंगे। और यहां पर डी हो जाएगा कैल्सीफेरोल। क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरोल। चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। अब यहां पर है ना, अगर ऑप्शन में 4 हो तो आंसर कौन सा ठीक हो जाएगा, आपका 4 ही हो जाएगा। लेकिन कई बार 4 ऑप्शन में नहीं आए तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्योंकि मनुष्य के शरीर के अंदर 2 प्रकार के दांत आते हैं। एक कौन से बोलते हैं, दूध के दांत बोलते हैं। ठीक है ना, जो बचपन में आते हैं वो दूध के दांत, बाद में जो आते हैं वो वयस्क मनुष्य के अंदर जो दांत आते हैं वो आपके 2 प्रकार के। लेकिन अगर ये चारों ही ऑप्शन ये हो तो फिर आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4। क्या हो जाएगा, 4। जिसमें कौन कौन से आ जाएंगे, आपका एक तो आ जाएगा इंसीजर। कौन सा आ जाएगा, इंसीजर। एक आ जाएगा कैनायन। कौन सा आ जाएगा, कैनायन। एक आ जाएगा प्रीमोलर और एक आपका क्या आ जाएगा, मोलर, जिसको आप बोलते हो करदंत। ठीक है ना, करदंत बोलते हो। ठीक है, फिर चवर्णक बोलते हो, अगर चवर्णक बोलते हो, रदनक बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं, रदनक बोलते हैं। करदंत पहले जो है करदंत, फिर रदनक, फिर चवर्णक, फिर अगर चवर्णक। ठीक है ना, तो ये प्रकार के 4 प्रकार के दांत होते हैं। रह जाएगा याद है। कुल दांत कितने आते हैं मनुष्य के जीवन काल में, कुल पूछा जाए तो कितने बताओगे, 52 बताओगे। कितना बताओगे, 52 दांत मनुष्य के जीवन काल में आते हैं। दूध के कितने दांत होते हैं, कितने होते हैं, 20 दांत होते हैं। दूध वाले दांत कितने होते हैं, 20 दांत होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना, रह जाएगा याद है। उसके बाद में जो दूध के दांत है कितनी एज तक टूटते हैं, वो 6 से 7। ठीक है ना, मतलब एन एवरेज, बाकी आगे पीछे भी होता है, कई बार कई ऐसे भी होते हैं जिनके लेट टूटते हैं कई, लेकिन ऑन एन एवरेज 6 या 7 साल की उम्र में टूट जाते हैं। रह जाएगा याद है। अगला क्वेश्चन का आंसर ढूंढिए क्या है।
अगला आंसर ढूंढिए क्या है भाई। मिल गया? मिल गया क्या? पानी के अंदर ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पानी के अंदर ध्वनि सुनने के लिए व्हाट इज द डिवाइस यूज टू हियर साउंड अंडर वाटर? तो क्या कहा जाएगा इसको? तो यहां पर अभी इसका ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोफोन। क्या हो जाएगा? हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन से पानी के अंदर जितनी साउंड होती है वो सुना जाता है। कैलोरीमीटर कैलोरी मापने के लिए, पायरोमीटर उच्च तापमान मापने के लिए। रेडिएटर कहाँ यूज होता है? गाड़ियों में यूज होता है। किस में यूज होता है? गाड़ियों में यूज होता है। रेडिएटर के अंदर कौन सा लिक्विड डाला जाता है? पानी डाला जाता है, जो गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने में क्या करता है? मदद करता है। रह जाएगा याद? अगला है, पढ़ो शाबाश। पढ़ लिया? यहां पर है, हो गया क्या? व्हाट इज द ग्रुप ऑफ सेल कॉल्ड द परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन? एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? हार्ट कहा जाता है, यकृत कहा जाता है, अस्थिमज्जा कहा जाता है, फिर उत्तक कहा जाता है, यानी कि टिश्यू कहा जाता है। तो पहले भी बताया, अभी देखिएगा, नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए थे कि कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? उत्तक बनाती है। उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं, ठीक है ना। जो सेल हैं वो इकट्ठा होकर क्या बनाएंगे? टिश्यू। टिश्यू इकट्ठा होकर क्या बनाएंगे? ऑर्गन बनाएंगे, और ऑर्गन इकट्ठा होकर क्या बनाएंगे? पूरी बॉडी का निर्माण करेंगे। अब यहां पर पूछा गया कि एक विशेष, क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल दी, लेकिन आंसर कौन सा रहेगा? वही रहेगा, टिश्यू। एक समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? टिश्यू कहा जाता है, जो एक विशेष कार्य करने में क्या होते हैं? सक्षम होते हैं। रह जाएगा याद? पूछा क्या है? समान कोशिकाओं का समूह, सेल्स के साथ काम किया है। बाकी हार्ट भी हमारे बॉडी पार्ट में काम करता है, यकृत भी करता है, अस्थिमज्जा भी करती है, बट यहां पर कोशिका से मिलकर क्या बनते हैं? टिश्यू बनते हैं। रह जाएगा याद? बस अभी और देखना, अभी तुम लोग भी अभी जो बैठे हो, तुमने जो डेली किए हैं क्वेश्चन वही है, आंसर भी शायद वही होंगे, लेकिन लैंग्वेज का फर्क पड़ेगा अभी इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस घटना में ठोस पदार्थ द्रव्य में बदल जाते हैं? ठोस पदार्थ द्रव्य में। मैंने उस दिन आपसे क्लास करवाते करवाते पूछा था कि तुम बताओ कि बादल जो है वाष्प वापस जाती है और वापस लिक्विड में आती है, या लिक्विड से वापस ठोस में बदलता है, तो उस घटना को क्या कहते हैं? यहां पर है, क्या वो मल्टिंग है, क्या वो पिंडन यानी कि फ्रीजिंग है, क्या वो ऊर्ध्वपातन यानी एवेपोरेशन है, या फिर वो क्या है? कंडेंसेशन। तो ऊर्ध्वपातन तो वैसे सब्लिमेशन होता है, यहां पर मैं वाष्पीकरण लिख रहा हूं, वाष्पीकरण, ठीक है ना। एवेपोरेशन क्या है? वाष्पीकरण है, या फिर वो कंडेंसेशन, निक्षेपण है। बताइएगा क्या होगा। और यहां पर मैं इसको और दूसरे लैंग्वेज में लिखूं तो मैं यहां पर लिख दूंगा सघनन। क्या लिख दूंगा? सघनन। तो बताओ अभी कौन सा आंसर ठीक हो जाएगा? कर लिया तुम लोगों ने? तो यहां पर कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? डी ऑप्शन खरा हो जाएगा। ठोस पदार्थ किस में होने लग रहे हैं? द्रव्य में अगर कन्वर्ट, अच्छा मेल्टिंग होगा, क्या होगा? मल्टिंग होगा। अगर ठोस पदार्थ द्रव्य में चेंज होने लग रहे हैं तो क्या हो जाएगा? मल्टिंग। और इसका उल्टा कर दें, द्रव्य से ठोस में आ रहे हैं तो फिर फ्रीजिंग नहीं भाई, फ्रीजिंग भी बोलते। बाकी अगर वाष्प है, फ्रीजिंग भी ठीक है, जमने लग रहे हैं, लेकिन अगर वाष्प है और वो आप पानी में बदलने लग रही है तो उस घटना को क्या कहते हैं? संघनन यानी कि कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन यानी कि संघनन। रह जाएगा याद? एक और प्रश्न बताओ। क्या यही पूछने वाला था? मतलब ये कि अगर ठोस सीधा गैस में चेंज हो जाता है, ठीक है ना, जैसे कि कपूर नेफ्थलीन बॉल होती है ना, अगर वो डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं भाई? ऊर्ध्वपातन, यानी कि अब यहां पर ये अलग हो रखा ऑप्शन, इसका सब्लिमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। याद रखिएगा, ऊर्ध्वपातन। अगला देखिएगा क्या होगा। शाबाश भाई, पढ़ो क्या हो जाएगा। पढ़ लिया? शुष्क बूझे चूने पर
अगर क्लोरीन की क्रिया से निम्नलिखित में क्या बनता है? शुष्क बूझे चूने पर अगर क्लोरीन डाली जाए तो उस क्रिया से क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, कैल्शियम क्लोराइड बनता है, या फिर ब्लीचिंग पाउडर बनता है। तो यहां पर जब कैल्शियम को क्लोरीन के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड अगर हम बात करें तो वो क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर बनता है। क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम यानी कि क्लोरीन की किसके साथ रिएक्शन करवानी है? बुझे हुए चूने के साथ। अब ये ब्लीचिंग पाउडर कहां यूज होता है? कपड़े वगैरह क्लीनिंग के लिए, ठीक है ना। कपड़े वगैरह क्लीनिंग के, मेन तो कपड़े के लिए ही मानिएगा। मोस्टली जो सफेद कलर के अगर उन पे कोई दाग लग जाता है तो हम ब्लीचिंग पाउडर से क्या कर सकते हैं? वो दाग निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कलर्ड होगा ना, कलर्ड कोई क्लॉथ कपड़ा होगा तो उसके फिर वो क्या है, उस कपड़े के रंग को भी क्या कर देगा? साफ कर देगा, उसको व्हाइट बना देगा, ठीक है ना। तो याद रखिए। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा शाबाश। क्या हो जाएगा भाई? पहले तो मेरे को यह बताओ, कंपाउंड कहिएगा या फिर यहां पर हम बोले एक होता है हेट्रोजीनियस और एक होता है होमोजीनियस, ठीक है ना। एक होता है हेट्रोजीनियस जिसको हिंदी में वाले समझिए, एक होता है समांगी। क्या होता है? समांगी मिश्रण क्या होता है? और एक होता है विषमांगी। क्या होता है? विषमांगी। अब समांगी में क्या होता है? एक ही प्रकार के कण या एक ही प्रकार के जो मॉलिक्यूल्स हैं जब मिलते हैं ना तो वो किस प्रकार का मिश्रण बनाते हैं? समांगी मिश्रण बनाते हैं। लेकिन अलग अलग प्रकार के अगर कण हैं तो वो किस प्रकार का मिश्रण बनाएंगे? विषमांगी। जैसे ये मान लो पानी पे अगर तेल गिर जाए तो समांगी या विषमांगी? मतलब है हेट्रोजीनियस हो जाएगा, है ना। मतलब पानी और ये क्या बोलते हैं अपना तेल मिक्स हो जाएंगे क्या? बिल्कुल। और पानी और अगर दूध की बात करें तो हो जाएंगे मिक्स, ठीक है ना। तो यानी कि जो चीज बिल्कुल एक हो जाए ना वो आपका समांगी के अंदर, और जो अलग अलग रहे या वो बिल्कुल एक अपनी उस मॉलिक्यूल के अंदर एक जैसे एकदम से ना मिल पाए तो वो क्या हो जाएगा? विषमांगी। प्रश्न अभी इसमें क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा समांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है? अब देखो भाई, ये कैल्शियम ऑक्साइड समांगी हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है ये भी क्या हो जाएगा? समांगी। कैल्शियम क्लोराइड समांगी। तो ये जो ब्लीचिंग पाउडर है ना ये पूरी तरह से समांगी नहीं है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? डी ऑप्शन रहेगा। कौन सा रहेगा? डी ऑप्शन। ब्लीचिंग पाउडर जो है वो एक समांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं हो सकता। अगला बताओ भाई। प्रश्न है निम्न में से किसका प्रयोग सौर सेल बनाने के लिए नहीं किया जाता है? तीन तो ऐसी चीज हैं जो सोलर सेल के बनाने में प्रयोग की जाती है, बाकी एक चीज ऐसी है। समझ में आ गया? कर लिया टिक? अब देखिएगा, सौर सेल बनाने में लगभग जिसको आप उपधातु बोलते हैं ना, उपधातु उनका प्रयोग होता है, ठीक है ना। एक इनमें धातु है, उपधातु का प्रयोग होता है, एक इसमें क्या है? धातु है। अब मेरे को यह बता दो इसमें से धातु कौन सी है? कौन सी है शाबाश बता दो। कौन सी है? प्लेटिनम क्या है एक? और मैंने बोला कि सौर सेल बनाने के लिए लगभग किसका प्रयोग होता है? उपधातु बोलिएगा, ठीक है ना, या जिसको अर्धचालक भी बोल सकते हैं उनका प्रयोग बोलिएगा। तो यहां पर जो प्लेटिनम क्या है? एक धातु है जिसका प्रयोग किसके लिए नहीं हो सकता? सौर सेल बनाने के लिए नहीं किया जा सकता। बाकी सिलिकॉन, गैलियम, जर्मेनियम ये सारे किस में यूज होते हैं? सौर सेल बनाने में प्रयुक्त होते हैं। अभी तक क्या पूछा गया था? अभी तक पूछा गया था कि सौर सेल बनाने में किस धातु का प्रयोग होता है। वहां पर आपका आएगा सिलिकॉन था या ऐसे कुछ ऑप्शन आते थे ना। अब बस इतना पूछ लिया, क्वेश्चन वही है लेकिन ऑप्शन बदल के आपसे पूछ लिया, ये लेवल हार्ड हो गया। बस क्लियर है? अब क्या है पढ़िएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? शाबाश। प्रश्न क्या पूछा है वो जवाब दीजिएगा। पढ़ लिया? ध्वनि की प्रबलता और गहराई किस बात पर निर्भर करती है? ऑन व्हाट डज द लाउडनेस एंड डेप्थ ऑफ द साउंड डिपेंड?
साउंड की प्रबलता और गहराई किस बात पर निर्भर करती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, वो बता दो अभी। क्या धातु के तार के प्रयोग पर, या फिर ध्वनि तरंगों के आयाम पर, या कंपनशील वस्तु के क्षेत्रफल पर, या फिर इनमें से सभी? पूछा क्या है कि धातु की प्रबलता और गहराई किस किस बात पर निर्भर कर सकती है। अभी सुनिए, इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑल द अबोव। वो धातु के तार किस प्रकार का है, अभी अलग अलग प्रकार के तार से अलग अलग प्रकार की साउंड की लाउडनेस बनती है नहीं बनती। उसके बाद ध्वनि तरंग के आयाम पर उसका जो आयाम है वो कितना पैदा हो रहा है, और फिर कंपनशील वस्तु का क्षेत्रफल कितना है, मतलब एक तो एरिया उसका ज्यादा है या फिर एरिया कम है, तो इन सभी बातों पर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो क्या हो जाएगा, ऑल द अबव। अभी तक आपने क्या पढ़ा था, अभी तक पढ़ा था कि ध्वनि की प्रबलता किस बात पर निर्भर करती है, और ऑप्शन आया था किस पे, इतना ही पढ़ा था ना। तो ये लेवल हार्ड हो गया, बस 2 शब्द फालतू डाले, लेवल हार्ड। तो कहने का मतलब ये चीजें हैं। अब ये अगर पता चल पा रहा है और कितनी तैयारी की और जरूरत है, तो तुम्हारा खुद का पता लगेगा। अभी बताइएगा, ये भी पढ़ा हुआ है। फ्रुक्टोज को इथेनॉल में बदलने के लिए किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है? विच एंजाइम इज यूज्ड टू कन्वर्ट 10 फ्रुक्टोज टू एथेनॉल? जाइमेस, इन्वर्टेस, डाइटेस, फ्रुक्टोस। अब तुमने इतना पढ़ा है अभी तक कि अल्कोहल बनाने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, और तुमने पढ़ा था किण्वन। क्या पढ़ा था, तुमने पढ़ा था किण्वन, कि अल्कोहल बनाने के लिए किस प्रक्रिया का, या फर्मेंटेशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन, ठीक है ना, फर्मेंटेशन बोला था आप लोगों ने। अब यहां पर बताइएगा कौन सा एंजाइम है, वो फर्मेंटेशन करने के लिए कौन सा एंजाइम होगा? तो यहां पर है जाइमेस। कौन सा हो जाएगा, जाइमेस। ये एक प्रकार का ईस्ट होता है, ईस्ट। अब ईस्ट क्या होता है, खमीर बोलते हैं ना, खमीर। अरे भाई, किसी चीज को गलाने सड़ाने के लिए जो उसमें डाला जाता है, खमीर बोलते हैं उसको, ईस्ट बोलते हैं। तो वो उस ईस्ट के अंदर क्या मिलता है आपको, जाइमेस नाम का एंजाइम मिलता है, जो क्रिया करके, फर्मेंटेशन करके उसको किस में बदलने का काम करेगा, इथेनॉल में बदलने का काम करेगा। समझ में आई बात? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब तुमने ये पढ़ लिया कि वेग का माप क्या है, तुम सभी को पता है। बट अभी ये बताओ, इसमें से आंसर कौन सा है? ए बी सी डी, ये तुमने सबने पढ़ रखा है। किस किस को पता लग गया? बिल्कुल आसान सा है, बस लैंग्वेज बदल दी, ऑप्शन बदल दिए। हाँ निखिले, और ये खासकर तू याद कर लेना, अभी टेक्निकल वाला है ना। हाँ बताइए भाई, सी ऑप्शन है, ओके भाई। तो इसका जो है, इसमें से वेग का माप कौन सा है? तो वेग के लिए आपको क्या चाहिए, दिशा प्लस परिणाम। क्या चाहिए भाई? क्योंकि वेग एक कैसी राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि सदिश राशि। चलो इतना बताने के बाद अब तुम्हारा ऑप्शन क्या होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए? समझ में आ गई बात है? परिणाम तो चाहिए चाहिए, प्लस क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। 30 सेकंड तो है नहीं, अकेला दक्षिण नहीं होगा। मीटर पर सेकंड तो उसका होता है, स्पीड का होता है। मीटर पर सेकंड किसका होता है? तो बचा कौन सा, डी, मीटर पर सेकंड। और साउथ लगा दिया, तो मतलब यहां पर परिणाम तो दे ही रखा है, साथ साथ में क्या दे रखी है, दिशा दे रखी है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। तो ये हुई ना लेवल हार्ड की बात, ठीक है ना अक्षय? अब अगला बताओ, शाबाश। सही है ये। यहां पर है, गर्म करने पर ठोस सीधा गैस में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ठोस से सीधा गैस में जो बदलेगा, कोई एक एग्जांपल बता दो इसका। कौन ऐसी चीज है जो ठोस से सीधा लिक्विड, कौन सा? कपूर नेफ्थलीन की बोल। तो ये आपका हो जाएगा सब्लिमेशन, उद्रवपातन हो जाएगा राइट आंसर। ऐसे आ जाएंगे तो कर दोगे ना, और इससे पहले वाले आ जाएंगे तो
फिर भी कर दोगे? ठीक है, तो लो अगला करो फिर। ये तो किसी को नहीं पता होगा। विटामिन की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड विटामिन? तो किसने की भाई? फंक ने। कैसिमियर फंक ने जो है किसकी खोज की थी भाई? विटामिन की खोज की थी। चलो इसमें से दो नाम और बता दो, इसने किस चीज के बारे में बताया था? विलियम हार्वे ने किसके बारे में बताया था? हार्ले बाइक है। तो ये हो जाएगा भाई, विलियम हार्वे हो जाएगा रक्त परिसंचरण। क्या हो जाएगा? रक्त परिसंचरण, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन के बारे में किसने बताया था? विलियम हार्वे ने बताया था। और अब इसका जवाब तुम बता दो, क्या हो जाएगा? कार्ल लैंडस्टेनर। तो यहां पर मैं बता देता हूं ब्लड ग्रुप। क्या हो जाएगा? ब्लड ग्रुप की खोज करने वाला कौन था? कार्ल लैंडस्टेनर। और अब तुम्हारा जो जवाब है, जे बर्जेलियस जो था, इसने किस चीज की खोज की थी? ये आपने बता देना है। क्लियर है? आपने बताना है अभी, ये ढूंढ के बताओ इसका आंसर। इफ ए बॉडी ऑफ ब्रॉट फ्रॉम द मून टू अर्थ देन इट्स वेट इज। जब एक बॉडी को पृथ्वी से चंद्रमा से पृथ्वी पर लाया जाए तो इसका वेट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या हो जाएगा? हाँ सोम, क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्या हो जाएगा? कैसे? हाँ अक्षय, बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। शिवम है बढ़ेगा या घटेगा? सी ऑप्शन अपरिवर्तित रहेगा। हाँ गिरी, कैसे कह रहे हो तुम ये? एक बार प्रश्न को और अच्छे से पढ़ लो भाई, जितने भी हैं प्रश्न को अच्छे से पढ़ के फिर आंसर देना इसका। सुनो अभी, सुनो सुनो सुनो, ए कहां से कहां लाया जा रहा है? कहां ला रहा है? अगर इसका उल्टा होता, पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाते तो क्या हो जाता? घट जाता। पृथ्वी से अगर चंद्रमा पर जाएगा तो क्या हो जाएगा? लेकिन प्रश्न तो उल्टा था ना, चंद्रमा से कहां ला रहा है, तो फिर ये वेट क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन कौन सा होगा? तो अभी ये इन बातों से पता चलता है, ये एक डिस्क्लेमर मानिए अपने लिए, चेतावनी। प्रश्न को अच्छे से पढ़ के आंसर देना, क्योंकि पढ़े हुए हैं क्वेश्चन, लेकिन फिर तुम गलत करोगे। अगला है, निम्न में से कौन सा कण स्थायी है? विच ऑफ द फ्लोइंग पार्टिकल्स आर परमानेंट? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या सभी? अब ये तुमने पढ़े हुए हैं, तीनों पढ़े हुए हैं। कौन सा इनमें से स्थायी है? सभी हैं। तो यहां पर हो जाएगा भाई, इनमें से ऑल द अबो जो है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन सभी। क्या एक और पूछता है, अस्थायी पूछता है, पॉजिट्रॉन। क्या पूछता है? पॉजिट्रॉन। ठीक है ना, ये जो है ये अस्थायी हो जाएंगे, बाकी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सभी जो है स्थायी कण होते हैं। शाबाश, इसका आंसर दीजिएगा। इट इज इक्वल टू 1 माइक्रोन। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? तुमने कल पढ़ा था 10⁻⁹ क्या पढ़ा था आप लोगों ने? नैनोमीटर पढ़ा था ना, वो पढ़ा था आपने नैनोमीटर, जिसकी पावर 10⁻⁹ थी। आपने नैनोमीटर बोला था इसको। अब ये बताओ इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? चलो इसका एक बताओ, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन में आंसर ऑप्शन आए तो क्या आना चाहिए? 10 की पावर कितनी आनी चाहिए? 10⁻⁶। अगर हम बात करें कि इट इज इक्वल टू 1 माइक्रोन, तो 10⁻⁻6 भी आ सकता है। लेकिन यहां पर अगर ऑप्शन की बात करें तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? बी ऑप्शन, 0.01 मिलीमीटर होगा। 1 माइक्रोन पीछे अभी लास्ट में शायद ये टीए का था या उसमें पूछा गया था ये, ठीक है ना, या तो टीए वाले में या आर्मी वाले में ये पूछा गया था कि 1 माइक्रोन, तो उस वहां पर 10⁻⁴ कितना दिया हुआ था? 6 दिया हुआ था, तो याद रखिएगा। चलो अगला, शाबाश पढ़ो आराम से, मन मन में इतनी आवाज क्यों करनी। प्रश्न है कि अगर निर्वात में, किस किस को पता लग गया? हाथ ऊपर करें, किस किस को पता लग गया? बता।
है? हवा एक समान हो तो हाँ, मतलब निर्वात, मतलब जिसमें जहां हवा है ही नहीं। एक समान हाँ हाँ भाई, ऑप्शन ए यानी कि लोहा पहले आएगा। ऑप्शन डी, सभी का ऑप्शन डी है, क्योंकि वहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा, वो सिर्फ और सिर्फ एक स्पीड से यानी कि 9.8 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से क्या आएंगे, नीचे आएंगे। मतलब तीनों के तीनों क्या आएंगे, एक साथ है नीचे आने लग रहे हैं, अगर वहां पर कुछ उनको रोकने वाला नहीं है तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। निर्वात की बात है, वैक्यूम की, यदि तीनों वस्तु एक साथ गिराई जाए तो कौन नीचे आएगा, ऑल द अबो आएगा भाई। चलो अगला पढ़िएगा क्या है। यहां पर है, निम्न में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त किया जाता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड एज लाइक ए मैग्नीफाइंग ग्लास, दैट इज प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स लेंस या कनकेव लेंस। कौन सा हो जाएगा? अवतल तो दो जगह है भाई, अवतल तो दो जगह है इसमें, कनकेव तो दो जगह है, लेकिन इसमें कौन सा हो जाएगा वो बताओ, कौन सा हो जाएगा? अरे भाई दो जगह है ना, है? मैग्नीफाइंग क्या होता है? एक ऐसे होता है जिसको अक्षरों को बड़ा या छोटा करके देखते हैं, तो उसके अंदर लेंस का प्रयोग होता है भाई। किसका प्रयोग होता है? लेंस का। और किसका होता है? कन्वेक्स लेंस। अब यहां पर तुम कहोगे सर वो तो था ही नहीं, अभिसारी और अपसारी लिख रखे हैं, ठीक है ना। जो चीजों को इकट्ठा करता है वो अभिसारी, जो फैलाता है वो कौन सा होता है? अपसारी। जो लाइट को एक जगह इकट्ठा करे वो अभिसारी, और जो लाइट को फैलाए वो क्या होता है? तो यहां पर हो जाएगा कन्वेक्स लेंस। इसको अभिसारी भी बोलते हैं, और या फिर इसको कौन सा बोलते हैं? उत्तल लेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस। समझ में आ गई बात है? चलो इसमें ये बताओ मेरे को, एक तो अवतल दर्पण है और एक कन्वेक्स मिरर है, यानी कि उत्तल दर्पण। इसमें से हम किसको अभिसारी या अपसारी कहेंगे? इन दोनों में से कौन सा अभिसारी कहलाएगा, कौन सा अपसारी कहलाएगा? अब यहां पर जो है ना, यहां देखो कन्वेक्स को क्या बोला? कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग बोलते हैं। तो इसमें कन्वेक्स तो बोला जाएगा डाइवर्जिंग। क्या बोला जाएगा? डाइवर्जिंग का मतलब अपसारी, और अवतल को बोला जाएगा अभिसारी, यानी कि कन्वर्जिंग दर्पण। रह जाएगी याद बात या नहीं रहेगी? ये कौन सा बोलूं मैं इसको? डाइवर्जिंग, सॉरी कन्वर्जिंग बोलूंगा इसको। इसको क्या बोलूंगा? कन्वर्जिंग। या जिसको आप हिंदी में अगर बात करो तो ये हो जाएगा आपका अभिसारी। क्या हो जाएगा? अभिसारी। और ये दोनों नाम लिखे हुए ही हैं। चलो अगला बताओ। अभी निम्न में से कौन सा एंटीसेप्टिक औषधि के रूप में प्रयोग होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। यहां पर नमक है, फिटकरी है, दावन सोडा है, खाने का सोडा है। बी। चलो ऑप्शन नहीं पता चल रहा तो एक हिंट देता हूं, शेविंग करने वाले रखते हैं, ये गाल वाल कट जाए तो क्या लगाते हैं? फिटकरी लगाते हैं। नंबर एक तो ये क्या है एंटीसेप्टिक के तौर पे? एक तो खून को, कहां गया? बी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। एक तो ये ब्लड को रोकने में काम करती है, प्लस इन्फेक्शन होने से भी क्या करती है? रोकती है। तो फिटकरी को किसके रूप में प्रयोग किया जाता है? एंटीसेप्टिक औषधि के रूप में फिटकरी को यूज, यानी कि अलम को यूज किया जाता है। अगला बताओ शाबाश। लाल तप्त कोल पर भाप प्रभावित करने से प्राप्त होता है, व्हाट इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग स्टीम ओवर रेड हॉट कोल। तो वो जल गैस होती है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन है, या कार्बन डाइऑक्साइड? अरे भाई क्या भाप ही तो ले जानी है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या उसमें से धुआं निकालना है? तो ये हो जाएगी भाई वाटर गैस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वाटर गैस। ठीक है ना। कोयले के ऊपर कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन कुछ ऐसे करके बनाती है ये, तो यहां पर वाटर गैस कही जाएगी। ठीक है ना। अगला बताओ अभी क्या हो जाएगा।
जंग निम्न में से किसका उदाहरण है भाई? मिक्सर होगा या एक मिश्र धातु होगा, यौगिक होगा, मिश्रण, कैसे, क्या क्या हो जाएगा? मिश्रण यानी कि मिक्सर हो जाएगा भाई, ठीक है ना। जंग किस पे लगता है? तांबे पे नहीं लगता, लगता है। बताओ अभी इसका प्रश्न क्या है? पारा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? पारा थर्मोमीटर का आविष्कार किसने किया? फारनाइट ने, गैलीलियो ने, मैक्रोनी ने, या फिर मार्कोनी ने? मार्कोनी ने या फिर डी फॉरेस्ट ने? किसने हो जाएगा भाई? सीडी फॉरेस्ट है। गैब्रिएल फारनाइट था भाई, वो कौन था? गैब्रिएल फारनाइट ने किसका आविष्कार किया था? थर्मोमीटर का आविष्कार किया था। किसने भाई? फारनाइट ने। पता चल गया आज वाले क्वेश्चनों से कुछ? ठीक ठाक चल रही है तुम्हारा या और पढ़ने की जरूरत है? हाँ हाँ, पढ़ने की जरूरत है। चलो इसका बताओ फिर क्या है? बता दो शाबाश, क्या होगा? पेला। पेड़ हिलाने पर फल टूटकर नीचे गिर जाते हैं, कल हमने क्लास में किए थे, न्यूटन के किस नियम पर आधारित हैं? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, गति का पहला नियम, ठीक है ना। पहले नियम में यानी कि जड़ता का नियम भी कहा जाता है, गलीलियो का नियम भी कहा जाता है, तो ये चीजें याद रखिएगा। 2 और 3 अभी तक करवाए नहीं है तुम्हारे को, तो बताएंगे आगे। बताओ निखिल, बता शाबाश। 1 सेकंड पेंडुलम का समय आवर्तकाल टी कितना होता है? 1 सेकंड होता है, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड। इसने पूछा 1 सेकंड पेंडुलम का समय आवर्तकाल है, तो उसका जो समय है वो कितना होगा? आवर्तकाल का आवर्तकाल कितना होगा उसका? ये पेंडुलम है, ठीक है। ये पेंडुलम एक बार इधर जाएगा, एक बार इधर जाएगा। 1 सेकंड, अरे भाई 1 सेकंड, और फिर वापिस उसी, चलो एक बात बताओ, चलो वापिस इधर आ जाओ, बीच से जाता है 1 सेकंड और फिर वापिस आया। उसका आवर्त का मतलब होता है जहां से गया वहां पर क्या आना? वापिस आना। तो कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड पेंडुलम का। अगर मान लो ये पेंडुलम 1 सेकंड में इधर जाता है तो उसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा? 2 सेकंड हो जाएगा। तो ये कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सही है। चलो अगला देखो फिर। किसी को नहीं पता चलेगा, ये किसी को भी नहीं पता होगा। सोच समझ के देना, कभी और क्वेश्चन पढ़े उसके हिसाब से दे दो। हाँ गिरी, केल्विन है तो सही है भाई। तापमान का ऐसा ही मात्र क्या हो जाएगा? केल्विन हो जाएगा। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था। अगला पढ़िएगा क्या हो जाएगा। प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया में निम्न में से कौन सा प्रभावित होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड इन केमिकल रिएक्शन? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, या फिर ये सभी हैं? गिरी, निखिल, क्या हो जाएंगे भाई? विच ऑफ द फ्लोइंग इज अफेक्टेड इन द केमिकल रिएक्शन, तो क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेंगे? बॉन्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बॉन्ड बनाएंगे। इलेक्ट्रॉन छोड़ भी सकती है वो रासायनिक अभिक्रिया, और क्या कर सकती है? ले भी सकती है। तो कौन प्रभावित रहता है? इलेक्ट्रॉन प्रभावित रहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। कौन लगाते हैं? वट रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस? नाभिक के चारों तरफ कौन चक्कर लगाएगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या फिर ये सभी? तो इलेक्ट्रॉन तो चक्कर लगाते हैं, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहां होते हैं? नाभिक के अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं? नाभिक के अंदर। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक के अंदर, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चारों तरफ है चक्कर लगाते हैं। अगले क्वेश्चन का जवाब दो अभी। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन करेंगी?
बाय लोअरिंग द टेम्परेचर ऑफ हाउ मच विल द ऑल गैसेज ऑक्यूपाई जीरो वॉल्यूम बाई। एक आपने हमने पढ़ा था कि अणुओं की गति किस तापमान पर रुक जाती है, अणुओं की गति किस तापमान पर रुक जाती है, तो वो क्या था, -273 डिग्री सेल्सियस। तो इसके लिए भी जवाब क्या होगा, सी ऑप्शन होगा, क्योंकि सभी गैसें क्या करती है, शून्य आयतन घेरती हैं, कितने पर, -273। इसको परम ताप भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परम ताप भी बोलते हैं, या एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है ना, एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी बोलते हैं, परम ताप भी बोलते हैं। और कितने डिग्री के बराबर होता है, 0 केल्विन के बराबर होता है। कितने केल्विन के बराबर होता है, 0 केल्विन के बराबर होता है। रह जाएगा याद। शाबाश, इसका जवाब दे दो अभी। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है, विच टाइप ऑफ वेव्स आर साउंड वेव, अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, चुंबकीय या फिर विद्युत। ध्वनि जो तरंगे होती हैं वो किस प्रकार की होती है, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडिनल, मैग्नेटिक या फिर इलेक्ट्रिकल। तो ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल यानी कि अनुदैर्घ्य हो जाएंगी। ऑप्शन कौन सा ठीक रहेगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सोच समझ के देना आंसर, सभी आंसर बढ़िया देंगे। हाँ गौरव, कौन सा हो जाएगा, बी और सी दोनों, क्योंकि अब तुम्हारे को दिखाई दे रहा है जहां पर इसमें नाइट्रोजन है तो वो तो नाइट्रोजन चक्कर में भाग लिया ही होगा ना। इसमें नाइट्रोजन है क्या, इसमें भी है क्या, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी और सी दोनों, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो नाइट्रोजन है ही नहीं। तो ये आपका बी और सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए बढ़ते आगे। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है, क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम हो जाएगा ऑप्शन बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। और खाने अपना दावन सोडे का अगर पूछे तो सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना, दावन सोडे का अगर पूछे तो सोडियम कार्बोनेट, और खाने के सोडे का पूछे तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। क्लियर है। एक उपसौर यानी कि आपका होता है प्रीहेलियन, ठीक है ना। अपहेलियन और प्रीहेलियन दो घटनाएं होती हैं। सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है और सूर्य पृथ्वी के सबसे ज्यादा दूर होता है। तो यहां पर पूछा गया है व्हेन इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द अर्थ प्रीहेलियन, सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी उपसौर कब होती है, 3 जनवरी, 30, 14 जुलाई या 23 सितंबर। तो क्या होता है भाई, 3 जनवरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 जनवरी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। शाबाश। हाँ गिरी है, ए बी सी डी तीनों। तो यहां पर है वे तरंगे जिन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। विद्युत चुंबकीय जो तरंग होती है उनको चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहां पर ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट टाइम ठीक करना है, ठीक है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑन विच प्रिंसिपल डज रॉकेट वर्क, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करेगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बर्नौली थ्योरम या फिर काइनेटिक एनर्जी। किस पे करेगा, संवेग संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर कार्य करेगा। और अगर इसमें न्यूटन का नियम पूछ ले, पहला एकदम से किसको याद था, इतना तेरे को याद था ना पहला, तो ये कौन सा हो जाएगा भाई, न्यूटन का तीसरा नियम, और प्रिंसिपल हो जाएगा संवेग संरक्षण का नियम हो जाएगा। क्लियर है।
बताओ भाई शाबाश, कौन सा हो जाएगा? यहां पर है विच टाइप ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन व्हेन ए की इज बाउंड इन क्लॉक। घड़ी में चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? गतिज, दबाव, विद्युत या फिर यांत्रिक? कौन सी हो जाती है भाई? मैकेनिकल एनर्जी। और अगर इसमें मान लिया ऑप्शन होता स्थितिज ऊर्जा होता तो स्थितिज ऊर्जा उसका आंसर हो जाता है, ठीक है ना? तो यहां पर ऑप्शन डी हो जाएगा भाई। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाउ मच टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय रेडिएशन पैरोमीटर पायरोमीटर। विकिरण पायरोमीटर से कितना ताप मापा जाता है? 100 से 250, 250 से 500, 100 डिग्री सेल्सियस या 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर? कौन सा हो जाएगा? तो यहां पर है, अगर पायरोमीटर एक तो काम किस लिए आता है? उच्च तापमान के लिए। किसके लिए आता है? उच्च तापमान के लिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन है डी हो जाएगा। 500 डिग्री सेल्सियस से क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा भाई, ठीक है ना? तो ये था भाई आज की क्लास का आपका कंप्लीट। अभी देखा आपने, मतलब अगर लेवल क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर बदलता है ना, तो ऑप्शन क्या है? हार्ड लगने लगते हैं। पर्सन वही है, लेकिन थोड़ा सा अगर चेंजमेंट कर दिया जाए तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए रेगुलर पढ़ाई करते रहें, रेगुलर जो है अपना स्टडी जो क्वेश्चन नोट है रिवीजन करते रहें, और क्लास को शेयर करते रहें भाई। जितने भी बच्चे नए आते हैं वो भी, और जो पुराने हैं बच्चे वो भी। तो चलिए मिलते हैं कल एक और क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।